हेलो गाइस, आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। गाइस, समकालीन विश्व राजनीति जो बुक है हमारी, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक की जितनी भी वैश्विक घटनाएं हुई उनका अध्ययन किया गया है। गाइस, हमारा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम इसका ओवरव्यू ही करेंगे, कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। देखते द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1939 से 1945 तक जो चला था उसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ राज्य थे। इनको हम मित्र राष्ट्र भी कहते हैं। इनकी विजय हुई थी और जो ध्रुवीय राष्ट्र जिनको बोलते हैं उनको जर्मनी, इटली और जापान कहते हैं, उनकी हार हुई थी। गुटनिरपेक्षता की नीति जो थी वो इस चैप्टर में आएगी। फिर एक तटस्थता की नीति है वो इस चैप्टर में आएगी और मेनली एक शीत युद्ध होता क्या है। गाइस, एक ओवरव्यू सा देते हूँ। शीत युद्ध है क्या? वास्तविक युद्ध न होकर के सिर्फ युद्ध की एक स्थिति बनी रहे उसको हम शीत युद्ध कहेंगे। पहली बार शीत युद्ध जो है वो 1945 से 1990 तक चला था। ठीक है। सो गाइज, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 से 1918 तक मैं बता चुकी हूँ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 तक, जो कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में था। विजय किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्रों की हुई थी। और हार किन की हुई थी? ध्रुवीय राष्ट्रों की हुई थी। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ। और ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें पूरे यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है वो भी शामिल हुए थे। भारत का पूर्वोत्तर भाग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पूरे भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पे हमारा भारत जो है वो अंग्रेज़ों की अधीन था, तो उनकी शर्तों पे हमें द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का सेकंड पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ सामने आई थी, एक सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को अपने अपने खेमे में लाने की कोशिश की थी। खेमा यानी कि उन्होंने अपना एक गुट बना लिया था और उस गुट में उन लोगों ने उन जो नव स्वतंत्र देश थे उनको शामिल करने की कोशिश की थी। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियाँ थी। ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि शीत युद्ध की डेफिनेशन ही यही है कि इसमें सिर्फ स्थिति ऐसी बनी रहती है कि जिसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन आशंका यही रहती है कि युद्ध होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? वैचारिक घृणा हो गई, राजनीतिक अविश्वास हुआ, कूटनीतिक जोड़ तोड़ हुए, सैनिक प्रतिस्पर्धा हुई, जासूसी हो गई, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ हुई। इन साधनों का उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। फिर शीत युद्ध के काल में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो दो विरोधी गुटों में बटी थी। और किस बेस पे बटी थी? ये विचारधारा के बेस पे बटी थी। एक अमेरिकी की गुट बन गया था, एक सोवियत संघ बन गया था। और विचारधारा कौन सी थी? जो अमेरिकी गुट है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था और सोवियत गुट है वो साम्यवादी विचारधारा को मानता था। ठीक है। फिर शीत युद्ध जो काल में नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, ये सैनिक गठबंधन बने थे। नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट और सैनिक। ठीक है। फिर विकासशील नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए एक गुटनिरपेक्षता थी। जो कई नए विकासशील देश थे और नए स्वतंत्र जो देश हुए थे उन्होंने शीत युद्ध से अलग रहकर अपनी एक नीति बनाई थी, गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है। गुटनिरपेक्षता की नीति की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि किसी भी गुट में शामिल होगा। गुट कौन कौन से थे? एक पूंजीवादी गुट था और एक साम्यवादी गुट था। ठीक है। फिर 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में एक भारत की अगुवाई में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसमें जो अन्य देश थे उन्होंने कितने शामिल हुए? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 25 सदस्य देशों से हुई थी, जिसमें घाना, मिस्र और भारत जैसे मुख्य राज्य थे। ठीक है। फिर विकासशील जो देश थे उन्होंने विकसित देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए 1970 में
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आई थी, इसने द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनाई थी। और ये द्विध्रुवीय विश्व कौन से हो गए कि एक जो विश्व था वो दो गुटों में बट गया था। एक गुट था साम्यवादी दल और दूसरा था पूंजीवादी गुट। फिर ठीक है, फिर दूसरा आ गया आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर और दक्षिण संवाद हुआ और दक्षिण दक्षिण सहयोग संवाद हुआ। ठीक है, उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है, इसमें क्या होता कि जो देश ज़्यादा अमीर थे, जिस तरह अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो थे पहले से विकसित देशों को उत्तर के देश माना गया, और जो कम विकसित देश थे, अल्प विकसित देश और विकासशील जो देश थे या नव स्वतंत्र जो देश थे, उनको दक्षिण माना गया। ठीक, फिर शीत युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनसे तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई थी। पहला तक क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था। फिर कोरिया संकट जो 1950 में हुआ था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था, वो 1679 में हुआ था। सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है, फिर शीत युद्ध में निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न के लिए संधियाँ और समझौते किए गए थे, जैसे कि NPT, LTBT, स्टार्ट, साल्ट 1, 2 ये सब। ठीक है, फिर था शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो शीत युद्ध की राजनीति से भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, कोई भी निर्णय लेना संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे और वो अपनी बात मनवाने के लिए वीटो पावर तक का यूज कर लेते थे। ठीक है, फिर है सैन्य संधि संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान में कुछ सैन्य संधि संगठन हुए थे। इनका मकसद क्या था कि दोनों महाशक्तियाँ वह अपनी अपनी शक्ति की वृद्धि करना चाहते थे, उनको बढ़ाना चाहते थे। अमेरिका जो नेतृत्व संधि हुई थी, उसमें अमेरिका ने जो नेतृत्व किया था वो संधि है अप्रैल 1949 में उन्होंने किया था। नाटो संगठन बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या था, इसका रीज़न क्या था कि अमेरिका लोकतंत्र को बचाना चाहता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1954 में सीटो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन किया था। इसका कारण उसने बताया था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था, क्योंकि सोवियत संघ है वो एक समाजवादी और साम्यवादी संगठन था और उसका प्रसार करता था। ठीक है, फिर 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन आया था। इसका कारण भी क्या था, साम्यवाद को रोकना था। फिर सोवियत संघ के नेतृत्व में एक संगठन बना था, वो 1955 में बना था। इसका कारण था कि साम्यवाद का विस्तार। ठीक है, और एक वार्सा पैक्ट जो था वो जो नाटो बना था, ये जो नाटो बना था इसको रोकने के लिए बनाया था वार्सा पैक्ट। ठीक है, फिर है अपना प्रभाव अक्षेत्र बढ़ाने तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहती थी। अब ये जो गुट थे इनके रीजन क्या थे कि ये अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अन्य जो लाभ थे वो कमाने के लिए, जैसे कि वहाँ पे क्षेत्रीय संगठन बनाना, वहाँ पे सैनिक अड्डे बनाना, उनसे जो संसाधन है प्राप्त करना, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए वो छोटे देशों को अपने साथ मिलाना चाहती थी महाशक्तियाँ। ठीक है, छोटे देश क्या थे, वो अपनी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद लेने के लिए महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे। ठीक है, फिर परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियाँ रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता और तनाव की स्थिति बनी रही। अब ये कहते हैं कि जो रक्त रंजित युद्ध, या आपको ये पता होगा रक्त रंजित युद्ध, उसमें खून खराबा ना हो, सिर्फ बातों से लड़ाई चलती रहे। ठीक है, यानी तनाव और सिर्फ प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे से कंपटीशन होता रहे, उस स्थिति को हम शीत युद्ध कहेंगे। ठीक है, फिर था महाशक्तियों के छोटे देशों से लाभ। अभी इन्होंने बताया कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ हुए थे। पहला था छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो जाते थे, सैनिक ठिकाने स्थापित कर सकते थे, आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, और भू क्षेत्र जब महाशक्तियाँ जो अपने हथियार और सेना का संचालन करें उन्हें भू क्षेत्र मिल जाते थे। ठीक है, फिर था शीत युद्ध के दायरे। अब शीत युद्ध के दायरे में क्या आएगा, जो विवादक क्षेत्र थे, कुछ जो शीत युद्ध में हुआ था वो घटनाएं हैं। पहला 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई। फिर 1950 में कोरिया संकट आया। फिर 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप हुआ। फिर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु बोला जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा हो गया था कि जो दोनों गुट थे वो आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। युद्ध होना स्वाभाविक, तृतीय विश्व युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था।
इसका फिर 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। फिर 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, फिर दो ध्रुवीयता को चुनौती दी थी गुटनिरपेक्षता ने। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि दो ध्रुवीयता। अब दो ध्रुवीयता क्या है ये आपको बता चुके हैं कि जो विश्व है वो दो ध्रुवों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट। ठीक है, फिर गुटनिरपेक्षता ने क्या किया था? गुटनिरपेक्षता भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रुज टिटो, उनको मार्शल की उपाधि मिला था तो मार्शल टिटो भी बोल सकते हैं। इंडोनेशिया के सुकर्णो, ठीक है, घाना के वाने एनुकुमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड सम्मेलन में 25 सदस्यों के साथ संगठन की स्थापना की थी। फिर है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये दो ही रीजन थे जिन्होंने शीत युद्ध को ज़्यादा प्रभावित किया था, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दूसरा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, नियो बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, नियो 1972। ठीक है, यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन अंकटाड बोलते हैं जिसको, के विकास के लिए एक नई व्यापार की नीति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ताकि धनी देशों द्वारा नए स्वतंत्र देश जो गरीब देश हैं उनका शोषण न हो। ठीक है, इस पॉलिसी को को बोला गया था टुवर्ड्स ए न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें सिर्फ 25 सदस्य देश थे, लेकिन अब वर्तमान में उसके सदस्यों की संख्या 120 हो चुकी है और 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके पर्यवेक्षक देश बन चुके हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैधता की मतलब गारंटी है कि पहले सिर्फ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मकसद क्या था कि दोनों गुटों से जो दूर रहना चाहते हैं उन देशों के वो इस आंदोलन में शामिल करना। ठीक है, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करना चाहते हैं उनको इस आंदोलन में शामिल करना था, लेकिन धीरे धीरे उसके मकसद और जो मुद्दे हैं वो चेंज होते चले गए। इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है कि इस शिखर सम्मेलन में जो 17वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ था उसमें क्या क्या चर्चा की गई थी? आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 4 मई 2020 को अजरबैजान की अध्यक्षता में यानी कि वर्तमान में इस साल जो हुआ था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन समूह की एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, ये सम्मेलन जो था ये ऑनलाइन हुआ था कोविड-19 की वजह से। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कोविड-19 को हाल के दशकों में मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बताया था। ठीक है, और उन्होंने एक और मुद्दे पर चर्चा की थी जो आतंकवाद और जो फेक न्यूज़ हैं उन मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। ठीक है, फिर शीत युद्ध और भारत, इसकी क्या वो भूमिका रही थी? ठीक है, भारत ने 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई की थी। ठीक है, भारत ने यूएसए और यूएसएसआर से अच्छे संबंध रखने की राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता के साथ की। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्माता देशों में से भारत एक था। फिर है शस्त्र नियंत्रण संधि। शीत युद्ध के दौरान पर कुछ शस्त्र नियंत्रण संधि हुई थी जो कौन कौन सी थी? LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन टेरिटरी। ठीक है, कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1963 को। जल, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है, फिर है NPT। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी। ठीक है, ये हुई थी 1 जुलाई 1968 को। ठीक है, इसमें जनवरी 1967 से पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र थे उसके अलावा कोई भी देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ठीक है, भारत ने NPT पर साइन नहीं किए हैं। ठीक है, फिर है साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेड टॉक 1 जो मई 1972 में और साल्ट 2 जो जून 1972 में हुआ था, घातक प्रतिरक्षा हथियार परिसीमन। ठीक है, फिर आया था स्टार्ट। ठीक है, इसका था स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टेरिटरी। ये 1 आया था जुलाई 1991 में और स्टार्ट 2 आया था जनवरी 1993 में। सामाजिक अस्त्र परिसीमन न्यूनीकरण संधि। फिर आया था नए स्वतंत्र देशों की, यानी कि जो तीसरी दुनिया के देश थे, इनको नए स्वतंत्र जो देश थे इनको तीसरी दुनिया के देश क्यों कहते हैं? पहले तो यही क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि ये जो थे ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं या साम्राज्यवाद की जो नीति होती है उससे इनको मुक्ति मिली थी।
ठीक है। फिर ये क्या दूसरा ये थे, ये कम विकसित देश थे। ठीक है, तो ये नव स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। ये इनका रीजन बता रखा है क्यों किया, क्योंकि पहला नव स्वाधीन राष्ट्र जो थे जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता और शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते, यानी कि वो पहले ही जो उनकी वो अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। ठीक है, फिर स्वाधीन राष्ट्र थे, वे जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा होगा। ठीक है, इसके मेनली जो दो रीजन माने जाते हैं वही है, एक तो पहला ये था कि जो नए स्वतंत्र देश थे वो अपनी स्वतंत्रता को बचाए हुए रखना चाहे, अगर वे गुटों में शामिल हो जाते तो फिर उनको दूसरे देशों की नीतियों को मानना, जो महाशक्ति है उनकी नीतियों को मानना पड़ता और फिर वो उनकी मर्जी से काम करना पड़ता। ठीक है, और दूसरा ये था कि जो अगर सैनिक संगठन बनते हैं तो उनमें सैनिक संगठनों का जो है वो अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा और फिर बढ़ावा मिलेगा तो टकराव होने की भी स्थिति बनी रहेगी, जिससे विश्व शांति को खतरा होगा। ठीक है, फिर इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी। ठीक है, और इस कार्य को युद्ध एवं तनाव से मुक्त रहकर ही किया जा सकता था। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो नव स्वतंत्र देश थे उनका आर्थिक शोषण भी हो चुका था, सामाजिक शोषण भी हो चुका था और राजनीतिक शोषण भी हो चुका था, तो उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों को विकसित से अल्प विकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित देशों में शामिल करें। ठीक है, फिर सैनिक संगठन थे, उनका सदस्य बनने से उन्हें संगठनों को बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, ये बात कहते, इसलिए वे तटस्थ रहे। ठीक है, फिर था शीत युद्ध का घटनाक्रम। अब ये इसमें दिखा रखा है कि शीत युद्ध में मेनली क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला है 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया था कि उन्होंने क्या नीति बनाई कि साम्यवाद को रोका जा सके। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सैनिक संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए थे, परमाणु परीक्षण के लिए जो ये संधि थी ये बनानी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, फिर 1947 से 52 मार्शल प्लान आया था, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। फिर 1948 से 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई थी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया था। ठीक है, फिर 1950 से 53 कोरियाई युद्ध हुआ था। ठीक है, कोरियाई संकट को कम करने में भारत की अहम भूमिका थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से हुई थी। ठीक है, फिर 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई थी। जेनेवा पर हस्ताक्षर किए गए थे और 70वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन हुआ था। ठीक है, फिर सिट्टो का गठन भी हुआ था 1954 में ही। ठीक है, 1954 से 75 वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। फिर 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए और बाद में इसका नाम सेंटो रख दिया गया था। पहले इसको बगदाद पैक्ट बोला जाता था, फिर इसको सेंटो बोलने लगे थे। फिर 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था। फिर 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण हुआ। ठीक है, फिर 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। फिर 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। फिर 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन को दौरा हुआ। ठीक, फिर हुआ था 1978-89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनाए और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, पूरी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 90 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और परिणाम में अमेरिका एक मात्र महाशक्ति रह गई। भी कुछ डेफिनेशंस हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध है वास्तविक युद्ध न होकर के केवल युद्ध की स्थिति बनना, तनाव, प्रतिस्पर्धा और आलोचना की स्थिति बनी रहे लेकिन वास्तविक युद्ध कभी ना हो, ऐसी स्थिति को शीत युद्ध कहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चला था। ठीक है, और ये जो शीत युद्ध चला था इसका मेन रीज़न क्या था?
कि शीत युद्ध जो है वो जोर आजमाइश या सैनिक संगठन या शक्ति संतुलन का मामला नहीं था, लेकिन ये एक विचारधारा का संघर्ष था। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, और सोवियत संघ जो है वो समाजवाद या साम्यवाद की जो विचारधारा है उसको मानता था। और जो मेन जो था इसमें यह था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो है उसको सूत्रबद्ध करने के लिए, यानी कि उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत ज़्यादा बेहतर है, ये साबित करने के लिए ये शीत युद्ध चला था। ठीक है। फिर है क्यूबा मिसाइल संकट, जो जिसको हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं कि ठीक है। तो ये 1962 में हुआ था। सोवियत संघ के नेता जो थे निकिता क्रुश्चेव थे, उनको ये लगा था कि जो है अपना साम्यवाद का वो प्रसार करना चाहते थे, और जो क्यूबा जो है वो सोवियत संघ का साथी था, मतलब उसके सोवियत संघ के गुट में शामिल था, लेकिन वो नज़दीक जो भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग है वो अमेरिका के नज़दीक है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के नेता थे, उनको इस बात का खतरा था कि क्यूबा को ये कहीं मतलब जो अमेरिका है वो अपने अंडर में ना कर ले या उस पर कोई हमला ना कर दे। उसमें उन्होंने अपना वहाँ पर सैनिक अड्डा स्थापित करने का फैसला ले लिया था। ठीक है। 1962 में उन्होंने एक सैनिक अड्डा स्थापित किया और परमाणु मिसाइलें वहाँ पर तैनात कर दी। इस बात की जानकारी जो अमेरिका है ना, उसको 3 हफ्ते के बाद पता चली थी। ठीक है। तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी थे, वो इस स्थिति में मतलब झगड़ा नहीं करना चाहते थे, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सोवियत संघ को आगे बढ़ने से भी रोकना चाहते थे। तो इसकी चेतावनी को देने के लिए उन्होंने जो जंग लड़ने वाले जो जहाज होते हैं ना उनके वो आगे करके सोवियत संघ के जो जहाज़ थे जो वहाँ पे क्यूबा में सामान लेके जाते थे या वो करते थे, उनको रोकने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब हुई थी ना, तो उसमें ये लगा था कि पूरा विश्व इस बात से डर गया था कि अब तो तृतीय विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि दोनों जो महाशक्तियाँ थी ना ये आमने सामने थी। पहले क्या होता था कि पहले जो ये महाशक्तियाँ थी ये दूसरे जो इनके गुटों के जो देश थे ना उनके थ्रू झगड़ा करते थे, आमने सामने कभी नहीं आए थे। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट में ये दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आ गई थी। ठीक है। इस क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। ठीक है। आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि ये दोनों आमने सामने आ गई थी। फिर आगे गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी कि इसका डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, स्वतंत्र रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति का संचालन करना। शीत युद्ध का जो दौर था उसमें विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक साम्यवादी गुट, दूसरा पूंजीवादी गुट। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नव स्वतंत्र देश थे वे जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करना चाहते थे और वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक विकल्प के रूप में लिया और वो उसमें शामिल हो गए। ठीक है। फिर आई थी तटस्थता की नीति। तटस्थता की नीति क्या होगी कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या फिर वास्तविक युद्ध होने लग जाए तो उसमें आगे किसी भी गुट में शामिल ना हो। कि युद्ध होता है तो 2 पक्षों में होता है ना, दोनों पक्ष होंगे तो उन दोनों पक्षों के बीच में जब युद्ध होगा तो उसमें सिचुएशन में किसी का साथ न देना, कोई अच्छा है या कोई बुरा है या किसी ने गलत किया या किसी ने सही किया, इस बात का साथ न देते हुए चुप रहना या मतलब अपने आप को अलग रखना उस स्थिति से, वो होगी तटस्थता की नीति। ठीक है। फिर आई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये अंकटाड आई थी। अंकटाड का हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ था 1978 में। ठीक है। तो इसमें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उन्होंने अपनी एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। और उसमें उन्होंने मेनली क्या क्या जो पॉइंट डाले थे, वे पॉइंट क्या क्या थे। पहला पॉइंट था उन लोगों का कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिमी देश करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि अल्प विकसित देशों की पहुंच है वो पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, सामान बेच सकेंगे और व्यापार में उनको फ़ायदा होगा। ठीक है। फिर है जो तीसरी पॉइंट था कि पश्चिमी देशों से जो मंगाई गई प्रौद्योगिकी और तकनीकी जो थी वो उनको कम लागत में प्राप्त होगी ताकि वो अपने आप की को
थोड़ा सा ऊपर उठा सकें। ठीक है, फिर था अल्प विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे और कुछ डेफिनेशंस थी। इससे चैप्टर कंप्लीट होता है।